ये दुनिया एक बगीचा है। इसे सहेजने, सजाने व बचाने के लिए हर दौर में एक माली की ज़रूरत होती है। भारत रूपी बगीचे को जिन मालियों ने सहेजा, सजाया व बचाया, हम उन्हें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने में कितने सफल हुए। जाति धर्म के नाम पर शोषण, लैंगिक भेदभाव, किसान, मजदूर, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे अनगिनत कांटों को जिन्होंने हटाया, आत्मसम्मान रूपी फूल खिलाए, उनमें एक माली ऐसा भी था जिसे क्रांति ज्योति कहा जाता है। हम उस क्रांति ज्योति को कितना और कैसे याद करते हैं। आज शिक्षा जगत से जुड़ा तबका कलम के लिए लड़ने वाले उस शख्स को कितना याद करता है। बराबरी व आज़ादी के लिए लड़ती महिलाओं को कितना एहसास है उस शख्स के लिए और उसके संघर्षों का। आज के किसानों को पता है क्या कि सदियों पहले किसान का कोड़ा किस शख्स को महसूस हुआ था। मजदूरों के लिए पहला ट्रेड यूनियन बनाने वाला इस शख्स के बारे में क्या मजदूरों को पढ़ाया और बताया गया। शूद्रों, अतिशूद्रों को गुलामी से आज़ादी दिलाने वाले इस शख्स को आज बहुजन कितना पढ़ते और जीते हैं। 21वीं सदी के युवाओं की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उस माली की क्या अहमियत है। इन सवालों के बरक्स आज हम बात करेंगे भारतीय पुनर्जागरण के अगुआ, राष्ट्र निर्माता, क्रांति ज्योति ज्योतिराव गोविंदराव फूले पर। अभिवादन स्वीकार करिए लक्ष्मण यादव का और स्वागत है आपका सामाजिक न्याय की पाठशाला में। उन्नीसवीं सदी की शुरुआत हो चुकी थी। दुनिया के बड़े हिस्से में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्रांतियों का दौर चल रहा था। मध्य भारत के पश्चिमी छोर पर पेशवाओं का शासन अभी गुजरा ही था। वहीं एक घटना घटती है। एक नौजवान अपने सबसे प्रिय दोस्त की बारात में शामिल होता है। अचानक बाराती चीखते हुए कहते हैं, ये शूद्र हम ब्राह्मणों के साथ बारात में कैसे चल रहा। घोर अनर्थ, तुरंत भगाओ इसे। और उसे धक्के मारकर अपने प्रिय दोस्त की बारात से निकाल दिया जाता है। उदास उस शख्स को गले में मटका व पीठ पर झाड़ू लटकाए पेशवाई जुल्म का इतिहास लिए हुए घूम रहा एक अछूत वहीं मिलता है। यह देखकर हंसते हुए वह अछूत कहता है कि अब मान लो तुम भी शूद्र हो। वह शख्स वापस लौटकर अपने पिता से शिकायत करता है तो पिता कहता है, गनीमत है कि तुम्हें उन्होंने और कोई सज़ा नहीं दी। याद रखा करो, हम शूद्र हैं। भारत की आज़ादी के ठीक 100 साल पहले मध्य भारत के पश्चिमी छोर पर यह घटना घट रही थी। इस घटना ने उसे यह पाठ पढ़ा दिया कि मित्रता, मनुष्यता इन सब से बड़ी है जाति। उसे जाति के नाम पर दुत्कारा गया था। उसने जाति के विनाश को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। मकसद मिशन में तब्दील होता गया और सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति का वह मिशन उस अगुआ शख्स के और सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति का मिशन उस शख्स की जिंदगी का असल मकसद बन चुका था। 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में चिमनाबाई और गोविंदराव के घर ज्योतिराव फूले का जन्म हुआ। तो जो किस्सा मैंने सुनाया वो उसी ज्योतिराव फूले का है। बचपन में माता का देहांत हो जाता है। सगुणाबाई ने उन्हें पाला पोसा। स्कूल भेजा उनके पिता गोविंदराव ने, जो खुद माली जाति से आते थे और फूलों का कारोबार किया करते थे। स्कूल पढ़ने जाते वक्त लोगों ने शिकायत की, और वो लोग कौन थे? उसके आसपास के उस इलाके के ब्राह्मण। और लोगों उन ब्राह्मणों की शिकायत पर पिता गोविंदराव अपने बेटे ज्योतिराव का स्कूल छुड़वा देते हैं और उसे वापस अपने पेशे में लगा लेते हैं। लेकिन उसी वक्त दो लोग
जो गोविंद राव के मित्र थे, गफ्फार बेग मुंशी और पादरी लिजिट, इन लोगों ने सलाह दी और गोविंद राव का एडमिशन, गोविंद राव के कहने पर ज्योति राव का फिर से एडमिशन कराते हैं और स्कॉटिश स्कूल में पढ़ने का एक नया सिलसिला शुरू होता है। और यहीं से शुरू होता है ज्योतिराव फूले का एक नया आगाज, एक नई सीख उस पाठशाला में। स्कूल से निकाला गया वह शख्स कुछ दिनों में उसी पुणे शहर में स्कूलों की श्रृंखला खड़ी कर देता है और अपने शहर को एजुकेशन हब बना देता है। जब स्कॉटिश स्कूल में ज्योतिबा फूले को पढ़ने के लिए भेजा गया तो उन्होंने दुनिया का इतिहास पढ़ा, अंग्रेजी भाषा को अपने पढ़ने का जरिया बनाया और जिन दो चीज़ों से सबसे ज़्यादा ज्योतिराव प्रभावित हुए वो थी फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिकी क्रांति। इन दोनों क्रांतियों को पढ़ने और सीखने के बाद ज्योतिराव के मन में भारत में सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन का आगाज करने का जो पाठ है वो इन दो क्रांतियों से मिलता है। इन्हीं के साथ साथ एक पूरा सिलसिला शुरू होता है जब ज्योतिराव शिक्षा की अहमियत समझते हुए, जाति के उन्मूलन की अहमियत समझते हुए सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की शुरुआत करते हैं। और उस शुरुआत का बीज वपन होता है अगस्त 1848 में, जब पुणे के पेठ में अछूत बच्चों के लिए पहला स्कूल खोलते हैं। और उसी के बाद जब उन्हें मुश्किल आती है कि उस स्कूल में पढ़ाने कौन जाएगा, तो कुछ लोग जो पढ़ाने जाते थे वो ब्राह्मण जाति के थे और ब्राह्मणों ने ज्योतिबा फूले के स्कूल में पढ़ाने जाने वाले ब्राह्मणों का बहिष्कार कर दिया, जिसके चलते उन्हें भी स्कूल छोड़ना पड़ा। फिर अपने अहमदाबाद के एक टूर पर जो फिलिप मिलते हैं उन्होंने समझाया कि आप अपनी महिलाओं को नहीं पढ़ाते, यह आपके देश की सबसे बड़ी समस्या है। ज्योतिराव फूले ने सावित्रीबाई फूले को किस्सा यह मिलता है कि एक पेड़ की टहनी से जमीन पर कुछ लकीरें खींच करके कहा कि तुम्हें पढ़ना होगा तभी अपनी बेड़ियों को तोड़ सकोगी। और वहां से शुरुआत होती है सावित्रीबाई फूले जो उनकी पत्नी थी, इन दोनों के उस मिशन की, जिसके चलते अगले 2 से 3 सालों में ही पुणे और उसके आसपास के इलाकों में स्कूलों की एक श्रृंखला शुरू हो जाती है। 1849 में गंजपेट मोहल्ले में दूसरा स्कूल खोलते हैं और 1852 में तीसरा स्कूल, लड़कियों के लिए स्कूल, अछूत बच्चों के लिए स्कूल, सभी तरह के लोगों के पढ़ने के लिए 1852 में एक वाचनालय खोलते हैं। और जो पहले वाचनालय केवल सवर्णों के लिए हुआ करते थे। अपने इलाके में स्कूल से निकाले जाने वाला शख्स अपने इलाके को एजुकेशन हब बना देता है। साइंटिफिक सोसाइटी चलाते हैं, जो ब्राह्मण इन स्कूलों में पढ़ाने जाते हैं उनका ब्राह्मणों ने ही तिरस्कार कर दिया। आज 21वीं सदी में हमें याद करना चाहिए जब ज्योतिबा फूले ये कहते हैं कि अमेरिकी क्रांति और अफ्रीका में गुलामों की प्रथा थी और उन गुलामों से मुक्ति की लड़ाई गुलामों ने लड़ी और साथ साथ जिन लोगों ने गुलाम बनाया था उन्होंने भी उस लड़ाई को लड़ा। जबकि भारत देश में क्या हुआ, अगर थोड़े से ब्राह्मण ज्योतिबा फूले सावित्रीबाई फूले के स्कूल में पढ़ाने आते थे तो उनका उन्हीं ब्राह्मणों ने तिरस्कार कर दिया और इस बात की शिकायत ज्योतिबा फूले को लगातार रही। और जो शिक्षा को लेकर के काम किया ज्योतिबा फूले सावित्रीबाई फूले ने अपने मित्रों के सहयोग से, उसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने लंदन में सम्मानित किया। 1849-50 का दौर रहा होगा। 22 साल के फूले ने ब्राह्मणों को दान दिए जाने का विरोध किया। कल्पना करिए, आज राम मंदिर के नाम पर दान मांगा जा रहा है, चंदा जुटाया जा रहा है और ज्योतिबा फूले आज से तकरीबन 150 साल पहले ब्राह्मणों को मिलने वाले दान को शिक्षा पर खर्च करने की हिमायती थे और जिसकी बात मानते हुए अंग्रेजों ने उस दान को कम करके, बंद करके शिक्षा पर खर्च करने की बात मान ली थी। 1838 का दौर था जब
पिता गोविंद राव की मृत्यु होती है। और किसी भी तरह के ब्राह्मणवादी कर्मकांड को करने से ज्योतिबा फूले इनकार कर देते हैं। हमारे यहाँ भी 13वीं मनाई जाती है। पता है 13वीं में क्या होता है? ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, और आज भी जिसके घर में निधन हुआ है वह गम में भी दूसरे बाहर के लोगों को बुला करके, ब्राह्मणों को बुला करके खिलाता है। जाने कैसे खिलाता है ये कोई नहीं पूछता। ज्योतिराव फूले ने अपने पिता के निधन पर 13वीं नहीं की, कोई भी पुरोहित काम नहीं किया तो ये किया कि अपंग, विकलांग, शूद्र, अतिशूद्र तबके के लोगों को बुलाया, भर पेट खाना खिलाया और लौटते वक्त सबको एक किताब भेंट की। मैं आज इस वीडियो के जरिए आपसे भी अपील करता हूं, और मैं ये क्यों बात कर रहा हूं, 21वीं सदी में 150 साल पहले के एक नायक को हम क्यों पढ़ें। इस पाठशाला में आपको यह पढ़ाया जा रहा है कि हम आज भी उन गुलामी की बेड़ियों को जी रहे हैं जिसे 150 साल पहले एक शख्स ने तोड़ने की कोशिश की, सफलता पाई। पत्र निकालते थे दीनबंधु नाम से। 1968 में अछूतों के लिए पानी का हौद खोल दिया। विधवा विवाह के हिमायती थे। महादेव गोविंद रानाडे उस जमाने के बड़े समाज सुधारक हुआ करते थे। उनकी बहन विधवा हो गई। ज्योतिबा फूले ने कहा कि आप उसकी विवाह करिए। रानाडे ने मना कर दिया। फूले ने उन्हें झूठा समाज सुधारक कहा। और उसके बाद कुछ दिनों बाद खुद की पत्नी मरने के बाद जब गोविंद रानाडे 13 वर्ष की बालिका से शादी करते हैं तो ज्योतिबा फूले अपने पत्र में उन्हें डींग हाँकने वाला समाज सुधारक कहते हैं। ये वही बात है जिस बात के चलते डॉक्टर अंबेडकर ने ज्योतिबा फूले को कहा कि बाकी लोग परिवार सुधारक थे, ज्योतिबा फूले समाज सुधारक थे। उत्सुकता इस बात की समझिए कि अपनी एक महत्वपूर्ण पुस्तक शूद्र कौन थे, इस किताब को समर्पित किया अपने 3 गुरुओं में से एक गुरु ज्योतिबा फूले को, आजाद भारत का मुस्तकबिल लिखने वाले डॉक्टर अंबेडकर ने। इसलिए हमें इन पर बात करना बहुत जरूरी है। और वो ज्योतिबा फूले जिसने भारतीय पुनर्जागरण को वाकई मुकम्मल किया। डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में फिर से दोहरा रहा हूं, बाकी लोगों का समाज सुधार परिवार सुधार था, ज्योतिबा फूले का समाज सुधार था। कैसे? इस बात को समझिए कि विधवाओं के लिए आश्रम खोला फूले दंपति ने, आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया फूले दंपति ने, फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर के पूरे देश में आत्मसम्मान, सेल्फ डिग्निटी मूवमेंट। आज आजादी के 70 साल बाद भी हम अपने आत्मसम्मान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ज्योतिबा फूले मार्टिन लूथर किंग, अब्राहम लिंकन को बार बार याद करते हैं। और इसी आत्मसम्मान आंदोलन में आगे चल करके 24 सितंबर 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना होती है। वही सत्यशोधक समाज जो परिवार सुधार नहीं था, एक मुकम्मल भारतीय पुनर्जागरण का आगाज था। सत्य शोधक समाज बनाना। इस पूरे सत्यशोधक समाज का काम क्या था? धर्म, जाति, लैंगिक भेदभाव, इस तरह के तमाम कर्मकांडों का विरोध, पुरोहित कर्म का विरोध, सामाजिक कार्यक्रमों को नए तरीके से शूद्रों के लिए खोलना। क्या आपने पढ़ा ज्योतिबा फूले वाकई समाज सुधारक थे और वो ये काम करते थे? 1863 तक आते आते उन्होंने शिशु संगोपन गृह और बाल हत्या प्रतिबंधक गृह बनाया। पता है ये क्यों? उस जमाने में विधवा हो चुकी महिलाओं को जो बलात्कार की शिकार हो जाया करती थीं, उनका सामाजिक बहिष्कार, उनका तिरस्कार होता था। फूले दंपति उन्हें अपने विधवा आश्रम में, शिशु संगोपन गृह में, बाल हत्या प्रतिबंधक गृह में जगह देते थे। क्या आज स्त्री विमर्शकार इन बातों को जगह देते हैं कि ज्योतिबा फूले ने उनके लिए क्या किया? एक लेखक ज्योतिबा फूले से भी आपको मिलना चाहिए। 1869 में ब्राह्मणों का चातुर्य किताब लिखी। क्या चालाकी है ब्राह्मणों की। 1869 में शिवाजी, छत्रपति शिवाजी राजा का पवाड़ा लिखा जिसमें 999 अभंग थे। 1884 में अछूतों की कैफियत लिखी। इस ज्योतिबा फूले से आप कितना वाकिफ हैं? आज किसान आंदोलन चल रहा है, 21वीं सदी में भारत का सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन, और 1884 में किसान का कोड़ा लिखा ज्योतिबा फूले ने।
और ज्योतिबा फूले किसानों की शिक्षा, तकनीक, इनके विकास के लिए चिंतित थे। किसानों की पेशे को विकसित न कर पाने के लिए अंग्रेजों को शिकायत कर रहे थे। अकाल के वक्त धनकवाड़ी कैंप में हजारों बच्चों के ठहरने का इंतजाम किया। 1886 में डेक्कन एग्रीकल्चरल रिलीफ फंड में अपनी भूमिका निभाई और किसानों की लड़ाई लड़ी। और इन सारी बातों में वह बात आपको याद करनी होगी जब किसान का कोड़ा में उन्होंने लिखा, विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र गए, इतने अनर्थ एक अविद्या ने किए। स्पार्टा के वीरों को याद करते हुए भारत की श्रमशील, श्रमजीवी, कामगार, किसान जातियों की आवाज उठाने वाले ज्योतिबा फूले को क्या आज के किसान आंदोलन में अगुआ चेहरा बनाकर नहीं पेश किया जाना चाहिए? इस पाठशाला के जरिए आपसे यह सवाल है। 3 प्रकार के किसानों में भूमिहीन, छोटी जोत के किसान, इनकी बात करने वाले लोग थे। धर्म, शासन और साहूकार, ये तीनों मिलकर के किसानों की ऋण तोड़ देते हैं। पुरोहित मिलकर के उसका दान दक्षिणा ले लेता है। यह सवाल ज्योतिबा फूले का था। ज्योतिबा फूले किसानों के नेता ठहरते हैं और इसके दबाव में अंग्रेजों को एग्रीकल्चर एक्ट पास करना पड़ा। सवाल मजदूरों का हो तो दीनबंधु अखबार अपने जमाने में मजदूरों की आवाज बनने वाला एक बुलंद नाम बन चुका था। मिल मजदूरों को 14 घंटे काम करना पड़ता था। एक ही हालत में इन सब की शिकायत का दस्तावेज दीनबंधु अखबार में 1875 में एक कमेटी बनती है और 1880 में मिल हैंड एसोसिएशन, जो पहला मजदूरों का ट्रेड यूनियन बना। और आखिरी बात, शिक्षा का सवाल आता है। हंटर कमीशन 1882 में आता है। हंटर कमीशन के सामने ज्योतिबा फूले एक सवाल पेश करते हैं कि शिक्षा पर इस देश का कितना पैसा खर्च होता है। जो ब्राह्मणों को दान मिलता है वो दान बंद करके उसे शिक्षा में खर्च किया जाना चाहिए। शिक्षा में भी निम्न वर्ग की शिक्षा की बात करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के वंचितों के लिए विशेष विद्यालय और विश्वविद्यालय खोलने का नुमाइंदगी करते हैं। 12 साल तक अनिवार्य शिक्षा की वकालत करते हैं। शिक्षकों के वेतन सम्मानजनक हो, इसका सवाल उठाते हैं। पाठ्यक्रम उनके व्यवहारिक जीवन से जुड़ा हुआ हो, इसका सवाल उठाते हैं। नियमित स्कूलों की जांच हो, इसका सवाल उठाते हैं। आज 2021 में नई शिक्षा नीति के नाम पर, प्लम्बर बनाने, मोची बनाने, पंक्चर जोड़ने के नाम पर, स्किल डेवलपमेंट के बहाने फिर से इन कृषक कामगार जातियों के हाथ से शिक्षा के अवसर जब छीने जा रहे हो तो ज्योतिबा फूले शिक्षा बचाने के आंदोलनों के अगुआ नायक क्यों नहीं बन रहे? यह सवाल है मेरा आपसे। अब आखिरी बात, 1888 का 11 मई का दिन था जब मांडवी में कोलीवाड़ा नामक जगह पर एक आम सभा बुलाई गई थी, उनकी मृत्यु से ठीक 2 साल पहले। और उस आम सभा में यही कृषक, कामगार, किसान, मजदूर, शूद्र, अतिशूद्र, ये सारे लोग शामिल थे। उस अनगिनत भीड़ में ज्योतिबा फूले जब अपना वक्तव्य पूरा करते हैं, उस भीड़ के बीच से शोर उठता है कि आप हमारे महात्मा हैं। किसी एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को महात्मा की पदवी नहीं दी। ज्योतिबा फूले को महात्मा आम जनता ने बनाया। आज फूले होते तो क्या कर रहे होते? आज फूले होते तो सबसे पहली लड़ाई जाति के खात्मे की लड़ रहे होते। फूले होते तो ओबीसी जातियों को समझाते कि राम मंदिर के नाम पर चंदा देने की बजाय मंडल कमीशन की बाकी बची अनुशंसाओं को पूरा करने की लड़ाई लड़ो। लैंड रिफॉर्म, एजुकेशन रिफॉर्म और तमाम तरह के निजी क्षेत्र और हर जगहों पर नुमाइंदगी की बात करो। आज फूले होते तो शिक्षा के व्यापारीकरण, शिक्षा को बेचने की साजिशों के खिलाफ आंदोलन कर रहे होते। नई शिक्षा नीति के खिलाफ पूरे देश में घूम घूम कर लोगों को एकजुट कर रहे होते। आज फूले होते तो महिलाओं के लिए लड़ते हुए कहते कि कोटा विद इन कोटा, यानी हर लेवल पर आरक्षण देकर के हर पब्लिक स्पेस में हर तबके की महिलाओं को बराबर की हिस्सेदारी देनी चाहिए। आज फूले होते तो किसान आंदोलन की अगुवाई करते हुए यह सवाल उठाते कि जमीनों को निजी हाथों में बेचना जितना गलत है, उतना ही छोटी जोत भूमिहीन किसानों के अन्याय की भी बात गलत है, और भूमिहीन किसानों के साथ एक बड़ा किसान आंदोलन खड़ा करते।
आज फूले होते तो हिंदू राष्ट्र बनाने की तमाम सांस्कृतिक संगठनों की ख्वाहिशों को धता बताते हुए बहुजनों को शूद्र और अति शूद्र होने की ऐतिहासिकता समझाते हुए गुलामगिरी को घर घर पहुंचाते, रामचरितमानस और गीता को घर से बाहर कराते। आज फूले होते तो नौजवानों को शिक्षा और रोजगार के मसले पर पूरे देश में एक अखिल भारतीय आंदोलन खड़ा करते। आज फूले होते तो ये कर रहे होते। सोने के चिड़िया वाले जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते भारत खंडे को बुद्ध, कबीर, रैदास, नानक, बाबा फरीद के सपनों का देश बनाने वाले इस शख्स की जाति थी माली, लेकिन इसने जो ख्वाब देखा वो भारत के पुनर्जागरण का मुकम्मल ख्वाब था। उसने अपनी कलम से एक पुनर्जागरण का नया इतिहास लिखा। स्पार्टा के वीरों से लेकर फ्रांसीसी क्रांति का इतिहास लिखा, गुलामों को गुलामगिरी पढ़ाने का इतिहास लिखा। मगर आजाद भारत में भारत का इतिहास लिखने वाले कलमों ने उस शिल्पकार के साथ दगाबाजी की और उसे केवल दलितों का नेता बनाया। आज जरूरत होती है कि गुलामगिरी को घर घर पहुंचाया जाए, ज्योतिबा फूले को सबके लिए पढ़ाया जाए और नई पीढ़ी के युवाओं के लिए वो मशाल का काम करेंगे ज्योतिबा फूले। इसलिए फूले की जयंती पर केवल उन्हें याद करने की औपचारिकता निभाने की बजाय इस सवाल पर विचार करिए कि आज फूले होते तो क्या कर रहे होते। आप देख रहे थे सामाजिक न्याय की पाठशाला। आपको ये पाठशाला कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके सुझाव और सलाह आमंत्रित हैं। फिर मिलते हैं जल्दी ही किसी नए शख्सियत के साथ, एक नए राष्ट्र निर्माता के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।